हेलो स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेट सारणी के बारे में। अपन ने 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर ली है। जिसने 4.1 और 4.2 कंप्लीट नहीं की अभी तक, वो स्टूडेंट पहले जो प्रीवियस अपने जो लेक्चर हैं वो जाके देखें। इसके बाद आज अपन पढ़ रहे हैं 4.3 के बारे में। आपने पहले पढ़ लिया है सारणिक क्या होती है, सारणी का मान कैसे निकालते हैं, सारणी के गुणधर्म और सारणी के गुणधर्म का यूज। तो आज अपन पढ़ रहे हैं 4.2। इसमें क्या आएगा आपके, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, ओनली फॉर 5 मिनट या 10 मिनट की एक्सरसाइज है। 10 मिनट में या 15 मिनट में आपका ये लेक्चर आसानी से खत्म हो जाएगा। इसमें ओनली फॉर एक ही टॉपिक है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपने क्लास 10th में, क्लास 11th में पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो। देखो, यदि आपको एक त्रिभुज दे रखा है x1 y1 x2 y2 x3 और y3, तो देखो ये आपको त्रिभुज दे रखा है। मान लो ये A, ये B, ये C। आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है, देखो मान लो आपको दिया गया है A क्या है x1 y1, B क्या है x2 y2 एंड C क्या है x3 और y3। आपको निकालना क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो पिछली क्लास में आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, तो आप सभी स्टूडेंट को याद होगा। अपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 कोष्टक में। यदि सबसे पहले अपन x1 लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा x1, यहाँ क्या आएगा y का। अपन को चलना है लाइन से, याद रखने का तरीका वापिस बता रहा हूँ आपको, ऐसा आपको याद नहीं रहेगा। याद रखने का तरीका क्या, देखो 1 2 3 तीन है ना, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो देखो यहाँ तो क्या लेना आपको x1 फिर x2 फिर x3, यहाँ कोष्टक में क्या लिखना आपको y। देखो यहाँ 1 आ गया ना, तो यहाँ आएगा 2 और 3। देखो y2 माइनस y3, फिर तो यहाँ x1, तो आगे क्या आएगा x2, 2 के बाद क्या आएगा 3 और 1। देखो जब मैंने x1 लिया है तो y क्या होगा 2 और 3, जब मैंने x2 लिया है तो क्या आएगा 3 और 1। लाइन से चलना है, तो क्या जाएगा y3 माइनस का y1। फिर क्या लेंगे अपन x3 लिया क्या हो जाएगा 1 और 2, y1 माइनस का y2। अब देखो ये तो आपका तरीका क्या हुआ, पिछला तरीका जो आपने क्लास 10th और क्लास 11 में पढ़ा है कि त्रिभुज का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अब देखो इसको आप सारणी के रूप में चेंज करो, डिटरमिनेट के फॉर्म में चेंज करो, तो क्या आ जाएगा, इस 1/2 को यहाँ का यहाँ रहने दो। आपके पास पॉइंट क्या है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो देखो इसको ऐसे लिख दो, जो x1 है ना, ये देखो x1 बाहर है y2 माइनस y3। तो देखो x1 में यहाँ लिखता हूँ, तो अपन क्या करते हैं इसकी सारणिक और जो पंक्ति है, सॉरी इसका जो स्तंभ है और पंक्ति है उसको अपन हटाते हैं, फिर क्या करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो मैं y2 यहाँ लिख दूँ और y3 यहाँ लिख दूँ, यहाँ मैंने लिखा है 1 1। देखो मैंने x1 लिखा यहाँ, समझना आराम से, बाद में आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि लिखेंगे कैसे। लेकिन अपने ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, वो समझना आपको बहुत जरूरी है। मैं यदि आपको बता दूंगा सीधा तरीका लिखने का, सीधा तरीका, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप आने वाले टाइम में या फिर आपको कोई दोस्त पूछ लेगा कि तूने कैसे लिखा है, तो आप उसको आसानी से समझा नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपको क्या करूंगा, हर फॉर्मूला
जो भी मेथड है वो आदमी ने कैसे यूज किया है, किस कारण यूज किया है, किस सुविधा के अनुसार उसने यूज किया है। इसी के साथ आगे देखो, यहाँ क्या लिखा देखो x1। यदि मेरे को इसकी फॉर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा देखो, यदि यहाँ पर x1 ना जाए, ये इसने प्रसार करके लिखा है, आपको वापस सारणी बनानी है। अपने 4.2 में देखा है, सारणी को अपन खोल देते, यहाँ खोला हुआ है उसको वापस से सारणी बनानी है, एक वर्ड में चलना है। तो देखो यहाँ क्या x1 है ना, तो अपन यहाँ क्या लिखा x1, फिर अपन क्या करते थे, इसकी सारणी को और स्तंभ को, सॉरी स्तंभ और पंक्ति को हटा दो। फिर देखो y2 माइनस y3। अब देखो आगे क्या है, x2 है ना, तो यहाँ क्या नीचे लिखो x2, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। पीछे क्या होता है देखो, यहाँ y1 यहाँ 1 और यहाँ क्या लिख दो x3। तो देखो इसको वापस आप खोल के देख लो, इसको यदि आप वापस खोलोगे तो ये बनेगा। अब देखो ये क्या हो गया, आपके तरीके सारणी का तरीका, सारणी के रूप, ये क्या हो गया आपके सारणी के रूप में डिटर्मिनेट फॉर्म के अंदर। अब देखो यदि आपको दे रखा है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीन त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के निर्देशांक हैं, तो आपको क्या करना है, इसका यदि आपको एरिया निकालना है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। यदि क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि आपको सारणिक के रूप में निकालना है तो आप क्या करोगे, एक सारणिक बनानी है, क्या है x1 x2 x3, यहाँ क्या जाएगा x1 x2 x3, यहाँ क्या x1 x2 x3, फिर क्या y1 y2 y3 y1 y2 y3, यहाँ क्या एक 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 रहेंगे। अब देखो ये लिखो आप एक बार कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। यदि आपको त्रिभुज के शीर्ष कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लिखो एक बार ये। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अब आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 17। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, बोला क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो कैसे निकालेंगे, सारणिक रूप से। क्या होता है तरीका, फॉर्मूला क्या होता है सारणी का, सारणिक के रूप में एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है ना। तो देखो यहाँ लिख दो 1/2 x1 x2 x3 क्या है, जो पहले है वो क्या है x1 x2 x3 क्या जाएगा 3 - 4 5, 3 - 4 और 5, फिर क्या है y1 है y2 y3, ठीक है y1 y2 y3 8 2 1 आ जाएगा 8 2 1, फिर क्या आएगा 1 1 1। अब अपन क्या करेंगे, इस सारणी का प्रसार करेंगे। तो देखो 1/2 तो बाहर है, प्रसार कर दो। इस वाली सारणी के इस वाली लाइन के सापेक्ष करते हैं अपन, इस वाली लाइन के सापेक्ष, तो इधर क्या आएगा 3 की स्तंभ और रो, स्तंभ और रो को हटा दो, पीछे क्या हो जाए 2 - 1, पीछे क्या 2 - का 1, फिर ये क्या आएगा देखो, साइन कैसे लिखते हैं अपन, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ना प्लस माइनस प्लस। अब देखो क्या हो जाएगा, फिर मैं क्या लूंगा 8 8 आएगा माइनस का, देखो 8 वाली स्तंभ हट गया, पंक्ति हट गई, स्तंभ और पंक्ति दोनों हट गई, पीछे क्या -4 -5 -4 -5, फिर आएगा प्लस का 1। अब देखो इस वाली पंक्ति तो ये हट गई, स्तंभ ये हट गया, पंक्ति ये हट गई, स्तंभ ये हट गया, क्या हो जाएगा -4 और -10, -4 और -10। देखो क्या जाएगा आंसर, 2 में से 1 गया 1, बाकी के बाद क्या हो जाएगा 3 -5 -4 -9 और -8 8 8 4 8 9 72 प्लस का 72, ये क्या हो जाएगा -14, माइनस निकालो क्या आएगा 72 और 3 75 है, 75 में से आप 14 निकालो, कितना आएगा आपके पास, देखो 75 माइनस क्या आएगा 61, एंड ये क्या जाएगा 61/2। देखो आपको बड़े तरीके से आ गया होगा ये समझ में, लिखो एक बार, ये समझ में नहीं आया तो फिर अपन आगे देखेंगे। अब देखो आपने पढ़ लिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कैसे निकालना है,
यदि आपको पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कैसे निकालना है? फिर देखो, नोट लिख लेना। नोट क्या लिखना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, आप सभी को पता है। क्षेत्रफल हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। यदि नेगेटिव होता है तो भी आपको क्या लिखना है? पॉजिटिव। अब देख लो, क्षेत्रफल एरिया हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। क्षेत्रफल हमेशा सदैव क्या रहेगा? धनात्मक। लेकिन यदि आपको गणना करनी है, यदि आपको गणना यानी कि कैलकुलेशन, यदि आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप एरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हो। यदि आपको गणना करनी हो, तो धनात्मक एवं ऋणात्मक होगा। यदि आपको गणना करनी, कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन में आप उसको प्लस और माइनस यूज कर सकते हो। फिर देखो, फिर अपन पढ़ेंगे इसकी एक कंडीशन क्या है? आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, 12th में, 11th में भी पढ़ा है कि यदि 3 पॉइंट सररेखीय हैं, 3 पॉइंट सररेखीय, सररेखीय का मतलब क्या हुआ? एक ही रेखा पर होने चाहिए। सररेखा का मतलब क्या हुआ? एक ही रेखा पर होने चाहिए। तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि उससे, उन तीनों पॉइंट से मिलकर बनने वाला त्रिभुज क्या होना चाहिए? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0। अब देखो, मान लो ये 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ए बी सी, ये तीनों एक रेखा में ना, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में ना। अब देखो, इनसे त्रिभुज बन रहा है क्या? तीनों पॉइंट से, इन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना। ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यानी ट्रायंगल का जो वॉल्यूम है, एरिया है, ट्रायंगल का जो एरिया है वो एरिया भी नहीं होगा। यदि ट्रायंगल त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो उसका एरिया क्या होगा? इसका मतलब यदि 3 पॉइंट सररेखीय हैं तो उसके क्षेत्रफल क्या होगा? उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। अब देखो, यदि ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आ गया, थोड़ा सा ऊपर आ गया तो भी देखो बन गया ना ट्रायंगल। थोड़ा सा यदि ऊपर आ गया तो भी त्रिभुज बनेगा, यदि थोड़ा सा त्रिभुज बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। तो एरिया कम हो ज्यादा हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, एरिया तो होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? यदि 3 पॉइंट सररेखीय हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब देखो, यदि 3 बिंदु सररेख हो तो सररेख की कंडीशन होगी, आपको 3 पॉइंट दे दिया, आपको 3 पॉइंट दे दिया ए बी सी, बोलेंगे ये पॉइंट सररेख है या नहीं है बताओ। तो आप क्या करोगे? उन 3 पॉइंट से मिलकर बनने वाला जो त्रिभुज है, इन तीनों पॉइंटों से मिलकर बनने वाला जो त्रिभुज है, उस त्रिभुज का अपन क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। यदि एरिया 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा? सररेख। यदि एरिया 0 नहीं आता है तो वो सररेख नहीं होगा। यानी मतलब क्या हुआ? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये क्या होना चाहिए? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपके 3 पॉइंट हैं वो एक ही रेखा पर उपलब्ध होंगे, एक ही रेखा पर होंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर नहीं आता है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब क्या होगा? वो तीनों पॉइंट सररेख नहीं होंगे, वो तीनों पॉइंट सररेख नहीं होंगे। समझ गए होंगे। आपने ये क्लास 11 में पढ़ा है, आप सरल रेखा के जो लेक्चर है उनमें जाकर आप देख सकते हो आसानी से, ये आपको वहां भी आपको समझाया गया है। इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज है 4.3 वो बहुत 4-5 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। उसका जो सॉल्यूशन का लेक्चर है वो आपके कल सुबह 9-10 बजे के बीच आपके इस यूट्यूब चैनल मैथ बाय प्रवीण चौधरी पे अपलोड हो जाएगा। आप उसको साथ साथ जरूर देखें। एक बार इस लेक्चर को पढ़ें आसानी से, फिर क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन लगाने के बाद जो आपको डाउट आते हैं वो या तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तब मैं जो सॉल्यूशन का वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपके जो डाउट क्लियर कर दूंगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ बाय प्रवीण चौधरी पे आप मेरे को स्पेशल कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो ये आपको बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा, बढ़िया पढ़े। इसी के साथ फिर अपन पढ़ेंगे 4.4 के बारे में।
अगले नेक्स्ट 1 या 2 दिन में आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपके 4.3 तक कंप्लीट हो गया है। आगे अपन पढ़ेंगे 4.4 और आपकी तीसरी प्रश्नावली आवियो मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। सारणी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ हमारे चैनल पे बने रहिए और साथ सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए।